अगर आप हमारे शैडो वर्स चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। लियांग कुन का इस्तीफा बहुत ही सहजता से हो गया और इससे कोई हलचल नहीं हुई। उसने कियान पैलेस में कई सालों तक काम किया था, इसलिए उसके संबंध हर स्तर पर अच्छे थे। बड़े बॉस भी उसे जानते थे, लिहाजा अनुबंध समय से पहले खत्म करने के बावजूद उसे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। इस्तीफे के बाद उसने विशेष रूप से यू हिंग को इसकी जानकारी दी, पर यह नहीं बताया कि वह आगे क्या करने वाला है। यू हिंग ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। वह जानता था कि लियांग कुन कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह सबकी निजता का सम्मान करने में विश्वास रखता था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते ताइजियांग नंबर 1 स्कूल के शरदकालीन खेल महोत्सव ऑटम स्पोर्ट्स डे का समय आ गया। ये प्रतियोगिता बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आयोजित होनी थी। कक्षा 5 के खेल समिति सदस्य वू दहाई ने यू हिंग का नाम 1500 मीटर, 5000 मीटर और हेप्टाथलॉन के लिए लिखवा दिया था। ये सबसे थकाने वाले इवेंट्स थे और कुछ स्पोर्ट्स कोटे वाले छात्रों के अलावा कोई और इनमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था। वू दहाई इस बात को लेकर काफी चिंतित था, इसलिए उसने यू हिंग से मदद की गुहार लगाई थी। यू हिंग ने भी उसे छूट दे दी थी कि वह किसी भी इवेंट में उसका नाम डाल दे। यू हिंग के लिए ये दौड़ें बच्चों का खेल थीं। लीग ऑफ स्टार्स की बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक के कारण उसका शरीर अब सामान्य नहीं रहा था। हालांकि बाहर से वह बहुत बदला हुआ नहीं दिखता था, लेकिन उसका कोर पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था। हाई स्कूल के इन खेलों में भाग लेना उसके लिए ऐसा ही था जैसे कोई अनुभवी दिग्गज खिलाड़ी शुरुआती स्तर के खेल नोविस विलेज में वापस आ गया हो। ताइजियांग नंबर 1 स्कूल 500 एकड़ में फैला हुआ था और इसकी खेल सुविधाएं विश्वस्तरीय थीं। जब खेलों की शुरुआत हुई तो स्कूल का माहौल उत्सव जैसा हो गया। छात्र, जो आमतौर पर पढ़ाई के बोझ तले दबे रहते थे, आखिरकार अपनी ऊर्जा बाहर निकालने में सफल रहे। कला समिति ने महिला चीयरलीडिंग टीम बनाई थी जो अपनी अपनी कक्षा के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही थी। यू हिंग को यह माहौल बहुत पसंद आ रहा था। भले ही उसकी मानसिक आयु बहुत अधिक थी, लेकिन इस युवा ऊर्जा और जोश के बीच रहने से उसे ऐसा महसूस होता था मानो उसकी आत्मा फिर से जवान हो गई हो। पिछले जन्म की आधी सदी के युद्धों की थकान यहाँ धीरे धीरे मिट रही थी। बुधवार दोपहर को उसने 1500 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और लड़कियों के जबरदस्त उत्साह के बीच आसानी से स्वर्ण पदक जीत लिया। ट्रैक के किनारे न केवल उसकी क्लास की, बल्कि दूसरे क्लास की लड़कियां भी उसके लिए चिल्ला रही थीं। यू हिंग की लोकप्रियता स्कूल में बहुत ज्यादा थी, हालांकि वह थोड़ा एकांतप्रिय था। लड़कियों की नजरों में वह एक हैंडसम और कूल लड़का था। दौड़ जीतने के बाद यू हिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जिससे लड़कियों की चीखें और बढ़ गईं। वू दहाई ने बगल से चुटकी ली, किस्मत अपनी अपनी होती है। मुझे इस दुनिया से नफरत है जो सिर्फ शक्ल देखती है। यू हिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मजाक में कहा, अभी तो शुरुआत है, भविष्य में तुम्हें और भी हताशा होने वाली है। गुरुवार को खेलों का दूसरा दिन था। यू हिंग को दोपहर में 5000 मीटर की दौड़ लड़नी थी। सुबह के समय सबसे लोकप्रिय इवेंट 100 मीटर की दौड़ का फाइनल था। वू दहाई उसे खींचकर रेस दिखाने ले गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। सातवें ट्रैक पर दौड़ रहे लड़के ने बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। उसकी विस्फोटक शक्ति अविश्वसनीय थी। पलक झपकते ही वह दूसरे नंबर के धावक से 10 मीटर आगे निकल गया। वू दहाई की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन है? वह स्कूल के सभी धावकों को जानता था, पर यह चेहरा उसके लिए नया था। जब वह लड़का फिनिश लाइन पार कर गया तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर समय दिखा, 9.89 सेकंड। पास खड़ा पीक टीचर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हाई स्कूल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 10.57 सेकंड था और देश का सर्वकालिक रिकॉर्ड 9.91 सेकंड था। इसका मतलब था कि इस छात्र ने न केवल स्कूल रिकॉर्ड, बल्कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी 0.02 सेकंड से तोड़ दिया था। शिक्षक को लगा कि शायद टाइमर खराब है या छात्र ने कोई बहुत शक्तिशाली शक्तिवर्धक दवा स्टिम्युलेंट ली है। पर ऐसी कौन सी दवा हो सकती है जो इतना बड़ा अंतर पैदा कर दे? विजेता छात्र वांग जिंगहुई को उसके दोस्तों ने घेर लिया। वह अपनी साधारण सी शक्ल पर एक बहुत ही आत्मविश्वास भरी और चमकती मुस्कान लिए हुए था। वू दहाई ने बुदबुदाते हुए कहा, बड़ा दिखावा कर रहा है। यू हिंग बस मुस्कुराया। उसे पता था कि जब कोई अचानक इतनी बड़ी और ध्यान खींचने वाली उपलब्धि हासिल करता है तो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर होता है। वह समझ गया था कि यह काला घोड़ा, डार्क हॉर्स, जल्द ही सबकी नजरों से ओझल होने वाला है। वांग जिंगहुई, जो हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में था, 100% एक सुपरह्यूमन अतिमानव था। वरना एक साधारण हाई स्कूल के छात्र के रूप में वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता था। यू हिंग को यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष सितारों के संपर्क में कहां आया और उसने अपनी सुपर प्रतिभा को कैसे जागृत किया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुख्य बात यह थी कि वह बहुत हाई प्रोफाइल था। पहली नजर में ही एक समस्या थी। यू हिंग ने भी अपनी सुपर प्रतिभा को जागृत किया था।
यदि वह रिकॉर्ड तोड़ना चाहता तो उसे बस थोड़ा समय बिताने की जरूरत थी। फिर सभी प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड तोड़ना कोई समस्या नहीं होती। हालांकि यू हेंग के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। वह इतना ध्यान खींचने वाला काम क्यों करेगा। सुपरह्यूमंस की पहली पीढ़ी के पास असाधारण शक्तियां आने के बाद कई लोगों की मानसिकता फूल गई। उन्होंने सोचा कि वे अजेय हैं और जो चाहें कर सकते हैं। ये सुपरह्यूमंस सबसे बुरी तरह मारे गए। यदि वे मरते नहीं थे तो उन्हें अक्सर शक्तिशाली विभागों द्वारा गहन शोध के लिए गुप्त रूप से कैद कर लिया जाता था। स्टारफॉल डे, सितारा पतन दिवस को आधा साल से अधिक समय हो गया था। हजारों सितारे उठाए गए थे और सुपरह्यूमंस की पहली पीढ़ी एक के बाद एक दिखाई दी। यू हेंग का मानना था कि ऊपरी स्तर के अधिकारियों ने पहले ही लक्षित योजनाएं और संगठन बना लिए होंगे। हालांकि देश सतह पर शांत थे और सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अंधेरे में हलचल अंडरकरंट्स जरूर होगी। बस इतना था कि समाचार चैनलों पर कड़ा नियंत्रण था और आम जनता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वांग जिंगहुई ने सोचा कि वह भाग्य की इकलौती संतान है। उसने स्कूल के खेल दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला किया। सहपाठियों की प्रशंसा जीतने के अलावा वह शायद इस अवसर का उपयोग खेल जगत में प्रवेश करने और फिर प्रमुख प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने के लिए करना चाहता था। वहां से वह जीवन के शिखर पर कदम रखता। वांग जिंगहुई को नहीं पता था कि अगले कुछ वर्षों में खेल सत्र अराजक होंगे। ओलंपिक रद्द कर दिए गए। वह दिखावा करने के लिए उत्सुक था और निश्चित रूप से संबंधित विभागों की नजरों में आना चाहता था। परिणाम स्पष्ट था। वांग जिंगहुई का सबसे अच्छा परिणाम ये होना चाहिए था कि उसे शामिल कर लिया जाए। लेकिन अगर उसने सोचा कि वह एक ड्रैगन है तो हकीकत उसे निश्चित रूप से पीटेगी। और अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि वांग जिंगहुई के राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के कारनामे ने स्कूल में सनसनी मचा दी थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी सतर्क हो गए। ताइजियांग नंबर 1 हर साल उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं के एक समूह को सोख लेता था और देश को बहुत सारी उत्कृष्ट प्रतिभाएं भेजता था। लेकिन ऐसा राक्षस कभी नहीं आया था। दुनिया को हैरान करने वाले वांग जिंगहुई के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, ये निस्संदेह स्कूल के नेताओं के सामने एक समस्या बन गई। स्कूल स्पोर्ट्स मीट के आखिरी दिन वांग जिंगहुई ने अनगिनत लोगों के सामने 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। विश्व रिकॉर्ड से केवल 0.05 सेकंड दूर। इस परिणाम ने यह भी साबित कर दिया कि कल का उसका 100 मीटर का रिकॉर्ड टाइमर की समस्या नहीं थी। यू हेंग ने हेप्टाथलॉन भी जीता। हालांकि ये वांग जिंगहुई की सुर्खियों की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय था। वह ताइजियांग नंबर 1 का उभरता हुआ सितारा बन गया था, जिसने सभी का ध्यान खींचा था। यू हेंग ने मूल रूप से सोचा था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दोपहर में स्पोर्ट्स मीट के बाद उसने शू जिंगचू को खेल के मैदान में किसी के द्वारा रोके जाते हुए देखा। शू जिंगचू को रोकने वाला व्यक्ति वांग जिंगहुई था। स्कूल स्पोर्ट्स मीट के सितारे ने 2 स्वर्ण पदक हाथ में लिए और शू जिंगचू के सामने कबूल किया, शू जिंगचू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम इस उपहार को स्वीकार करोगी। वांग जिंगहुई की लंबाई शू जिंगचू के लगभग बराबर थी। उसकी शक्ल साधारण थी और भीड़ में उसका कोई वजूद नहीं था। हालांकि असली मिस परफेक्ट के सामने वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया और उसकी आंखें अहंकार से भरी थीं। ताइजियांग नंबर 1 बहुत सख्त था। किशोर प्रेम पपी लाव बिल्कुल प्रतिबंधित था। कैंपस में कबूल करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम एक गंभीर चेतावनी मिलती थी। वांग जिंगहुई ने नहीं सोचा था कि उसे ऐसी सजा मिलेगी। शू जिंगचू के प्रति उसके सार्वजनिक कबूलनामे ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। हे भगवान, वांग जिंगहुई ने शू जिंगचू के सामने कबूल किया। क्या वह उसके लायक है? क्या वह योग्य नहीं है? शिक्षक ने कहा कि वांग जिंगहुई के नया फ्लाइंग मैन होने की संभावना है। साथ में वांग जिंगहुई के साहसिक कदम और आसपास के छात्रों की चर्चा ने शू जिंगचू को बहुत दुखी कर दिया। हालांकि वह आखिर एक सुशिक्षित लड़की थी। उसकी भरीकुटी जल्दी ही ढीली हो गई और उसने शालीनता से जवाब दिया, तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। ये पहली बार नहीं था जब शू जिंगचू के सामने कबूल किया गया था, इसलिए उसे अस्वीकार करने का बहुत अनुभव था। क्यों? वांग जिंगहुई दंग रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? अतीत में वह वास्तव में शू जिंगचू के लायक नहीं था। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि वर्तमान वांग जिंगहुई को खुद पर बहुत भरोसा था। वह लंबे समय से शू जिंगचू से गुप्त रूप से प्यार करता था। इसलिए पर्याप्त आत्मविश्वास होने के बाद वह शू जिंगचू के सामने कबूल करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। वह एक सुंदर कैंपस रोमांस की उम्मीद कर रहा था। किशोरों के विचार अक्सर बहुत बचकाने होते हैं। शू जिंगचू ने फिर से भौहें सिकोड़ी। उसने एक कदम पीछे हटाया और उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। और यह कदम वांग जिंगहुई के दिल में खंजर घोंपने जैसा था। ये खूनी था। शू जिंगचू की स्पष्ट अस्वीकृति और यहाँ तक कि घृणा ने वांग जिंगहुई के चेहरे को तुरंत लाल कर दिया।
उसने अपमानित महसूस किया। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। इस समय यूहिंग शू जिंगचू के बगल में खड़ा हो गया और उसकी ओर से उत्तर दिया, यदि तुम इतना भी नहीं समझ सकते तो दूसरों को मत बताना कि तुम नंबर 1 मिडिल स्कूल के छात्र हो। यूहिंग पर पिछली बार नीलामी में शू जिंगचू का एक उपकार बकाया था। अब जब उसने उसे एक कबूलनामे से शर्मिंदा होते देखा तो उसके पास खड़े होकर देखते रहने का कोई कारण नहीं था। ये तुम्हारा काम नहीं है। यूहिंग की उपस्थिति ने वांग जिंगहुई की मानसिकता को और खराब कर दिया। उसने अपने हाथ में स्वर्ण पदक को कसकर पकड़ लिया और यूहिंग को अपनी आंखों में जलन के साथ देखा। यूहिंग और शू जिंगचू को ताइजियांग नंबर 1 में सबसे संगत जोड़ा माना जाता था। हालांकि उनके रिश्ते का कोई सबूत नहीं था। दोनों दिखने में अच्छे थे और उनका आईक्यू बहुत अधिक था। उनकी बातचीत और स्वभाव भी उनके साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व था। विशेष रूप से यूहिंग निश्चित रूप से एक ठंडा राजकुमार आकर्षक प्रिंस चार्मिंग होने का नाटक नहीं कर रहा था। यूहिंग का सामना करते हुए वांग जिंगहुई को अवचेतन रूप से हीनता का एहसास हुआ। इसने उसे और भी परेशान कर दिया और वह एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वांग जिंगहुई के दिल में यूहिंग वह बड़ा खलनायक था जो उसके और शू जिंगचू के रास्ते में खड़ा था। वांग जिंगहुई, आवेगी मत बनो। अन्य छात्रों ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है और वे सभी वांग जिंगहुई को रोकने के लिए आगे आए। अगर झगड़ा हो जाता तो ये स्कूल का घोटाला बन जाता। कई शिक्षक भी वहां पहुंचे। शू जिंगचू ने यूहिंग को एक नजर दी, चलो चलें। यूहिंग ने सिर हिलाया। वह शू जिंगचू के साथ स्कूल से बाहर जाने के लिए गया। काली रोल्स रॉयस पहले से ही स्कूल के बाहर सड़क किनारे इंतजार कर रही थी। कार में बैठने से पहले शू जिंगचू ने यूहिंग से कहा, धन्यवाद। यूहिंग मुस्कुराया और बोला, आपका स्वागत है। पिछली बार आपने मेरी मदद की थी, इस बार मैंने आपकी मदद की। हम बराबर हैं, हम बराबर हैं। शू जिंगचू मुस्कुराए और यूहिंग को विदा करते हुए हाथ हिलाया। रोल्स रॉयस के सड़क पर आने के बाद शू जिंगचू ने अपनी मुस्कान रोक ली और वह कुछ हद तक नाखुश थी। डिंग लिंग लिंग टिल्ड तारांकन अचानक कार में लगा फोन बजा। ड्राइवर ने कार के कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखा। मिस साहब ने फोन किया है। शू जिंगचू ने सीट के बगल में लगा कार फोन उठाया। पापा। जिंग जिंग। रिसीवर से सबसे परिचित आवाज आई, मैंने सुना है कि स्कूल में तुम्हारे सामने किसी ने कबूल किया है। शू जिंगचू ने नखरे से कहा, पापा। वह जानती थी कि स्कूल में उसके पिता के जासूस हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। हे पिता शू हंसे, नाराज मत हो, पापा आज रात वापस आएंगे और कल मैं तुम्हें एक बहुत ही चमत्कारी खजाना दिखाने ले जाऊंगा। पापा पर विश्वास करो, तुम एक नई दुनिया देखोगी। होंगवू बॉक्सिंग डोजो। शरीर के टकराने की आवाज, हवा को चीरते हुए मुक्कों की सनसनाहट, कदमों की भारी गूंज, ये सब सैकड़ों वर्ग मीटर के हॉल में जोर शोर से गूंज रहा था। बॉक्सिंग रिंग में यूहिंग और लियांग कुन के बीच का मुकाबला अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। वहां मौजूद दर्शक अपनी सांसें रोके हुए थे। सबकी आंखें फटी की फटी थीं, वे एक सेकंड का भी दृश्य नहीं चूकना चाहते थे। लोगों की राय में UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप भी इन दोनों की भिड़ंत जितनी रोमांचक नहीं थी। यूहिंग और लियांग कुन कोई दिखावटी मैच नहीं खेल रहे थे। दोनों तरफ से लग रहे मुक्के पूरी शारीरिक ताकत से भरे थे। हर चाल क्रूर और भीषण थी। हर टक्कर एक भारी हथौड़े की तरह थी जो दर्शकों के दिल पर बेरहमी से चोट कर रही थी। धम। यूहिंग ने लियांग कुन की ठुड्डी पर एक जबरदस्त अपरकट जड़ा और लियांग कुन रिंग में बुरी तरह गिर पड़ा। को नॉकआउट। चारों ओर से विस्मय भरी आवाजें आईं। यूहिंग और लियांग कुन अक्सर यहां अभ्यास करने आते थे। उन्हें लोगों के देखने से कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए मार्शल आर्ट हॉल के कर्मचारी उनके हर मैच के गवाह थे। आज की लड़ाई विशेष रूप से भयंकर थी, मानो सचमुच की जंग हो। खास तौर पर यूहिंग का वह आखिरी मुक्का किसी की जान ले सकता था। हालांकि सबको तब हैरानी हुई जब गंभीर रूप से घायल दिख रहा लियांग कुन एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाई और फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं फिर से हार गया। लियांग कुन अच्छी तरह जानता था कि यूहिंग ने अपने मुक्के की ताकत पर नियंत्रण रखा था, वरना वह बेहोश हो चुका होता। तुम बहुत तेजी से सुधार कर रहे हो, यूहिंग ने अपने दस्ताने उतारते हुए कहा। तुम्हारी चोट सहने की क्षमता, रेजिस्टेंस काफी बढ़ गई है। मैच के दौरान उसने महसूस किया था कि लियांग कुन न केवल लड़ने में बेहतर हुआ है, बल्कि उसका शरीर अब अधिक सख्त हो गया है। जाहिर था कि उसकी असाधारण प्रतिभा जागृत हो रही थी। अगर यूहिंग ने खुद अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी को सक्रिय नहीं किया होता तो वह अब लियांग कुन को हरा नहीं पाता। यू शाओ, लियांग कुन ने भारी आवाज में कहा, चलो बाहर चलते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। यूहिंग की आंखों में चमक आई। ठीक है। लियांग कुन साफ तौर पर अपने दिल में कुछ छिपा रहा था। जब तक वह खुद नहीं बताता, यूहिंग पूछने वाला नहीं था। यूहिंग। तभी एक बुलंद आवाज सबके कानों में पड़ी। हॉल में एक 16-17 साल का लड़का दिखाई दिया।
कदकाठी और शक्ल सूरत में वह औसत था, लेकिन उसका सीना तना हुआ था और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वह रिंग में खड़े यूहेंग को चुनौती देने वाले भाव से घूर रहा था। वांग जिंगहुई। यूहेंग थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये वही फ्यूचर फ्लाइंग मैन वांग जिंगहुई था जो पिछले 2 दिनों से स्कूल में छाया हुआ था। दोपहर में यूहेंग ने शू जिंगचू के सामने उसका कबूलनामा खराब कर दिया था और वह इसे इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। पर वह इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग जिंगहुई रिंग के पास आया। मैंने सुना है कि तुम लड़ने में बहुत माहिर हो। क्या मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है? उसे किसी सहपाठी से यूहेंग के यहाँ होने की जानकारी मिली थी। अब वह कई लोगों का आदर्श बन चुका था, इसलिए उसे जानकारी जुटाने में देर नहीं लगी। दोपहर से ही उसके मन में गुस्से की आग जल रही थी और वह उसे बाहर निकालना चाहता था। उसे लगा कि चूंकि यूहेंग मार्शल आर्ट करता है तो उसे पीटना किसी साधारण इंसान को परेशान करने जैसा नहीं होगा। लेकिन वांग जिंगहुई की आवाज जैसे ही थमी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। रिंग में खड़े लियांग कुन की तो हंसी छूटने ही वाली थी। वांग जिंगहुई झल्ला गया। क्या कोई समस्या है? अगर तुम डर गए हो तो रहने दो। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? यूहेंग मुस्कुराया। तो पहले इसे हराओ। उसने लियांग कुन की ओर इशारा किया। कोई बात नहीं, मंजूर है। वांग जिंगहुई ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसे लगा कि यूहेंग सीधे चुनौती लेने से डर रहा है और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने कोच को आगे कर रहा है। उसे विश्वास था कि वह जल्दी ही लियांग कुन को रास्ते से हटा देगा। उसने आसपास के लोगों की आंखों में छिपी सहानुभूति और उपहास को नहीं देखा। लियांग कुन मुस्कुराया। लगता है मुझे बहुत कम आंका जा रहा है। यूहेंग के अलावा वह अब तक रिंग में अजेय रहा था। यूहेंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये छात्र साधारण नहीं है। संभल कर। कुछ ही मिनटों बाद वांग जिंगहुई रिंग में एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। उसका सिर चकरा रहा था और कान गूंज रहे थे। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हैं। असल में लियांग कुन के तूफानी हमलों के सामने वह आधा राउंड भी नहीं टिक पाया। उसकी सारी अकड़ 10 सेकंड में मिट्टी में मिल गई। अपनी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति के कारण उसे लगा था कि वह अजेय है, पर असलियत ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। लियांग कुन ने शांति से कहा, वापस जाओ। ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। वांग जिंगहुई हार मानकर वहां से निकल गया। वह यूहेंग की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। दर्द से कराहते हुए जब वह अपने घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो देखा कि लिविंग रूम में कुछ मेहमान वर्दी पहने बैठे थे। उनकी आंखें पैनी थीं। वांग जिंगहुई। जैसे ही उन शिकारियों जैसी नजरों ने उसे देखा, वांग जिंगहुई के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे मुड़कर भागा, पर तभी कई डाट्स एक साथ उसे आकर लगे। उनमें से निकलते हाई वोल्टेज करंट ने उसे झकझोर दिया और वह गलियारे में गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसे अपने माता पिता के रोने की आवाज सुनाई दी। उस पल उसे अपनी उस गलती पर बेहद पछतावा हुआ। उसे अपने गांव के बांध पर गिरे उस रोशनी के गोले को कभी नहीं छूना चाहिए था। तो तुम कह रहे हो कि तुम हर रोज पहाड़ों में जाकर पेड़ों को टक्कर मारते हो? ओल्ड हू के बारबेक्यू स्टॉल पर मटन कबाब चबाते हुए यूहेंग दंग रह गया। ये सब क्या चल रहा है? होनवू बॉक्सिंग डोजो में अपना रोजाना का अभ्यास खत्म करने के बाद यूहेंग और लियांग कुन यहाँ बारबेक्यू खाने आए थे। लियांग कुन दावत दे रहा था। तभी उसने यूहेंग को वह बात बताई जो उसके मन में चल रही थी। मुझे खुद भी लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। लियांग कुन कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। पर जैसे जैसे मैंने अभ्यास किया, मुझे लगा कि इसका असर काफ़ी अच्छा हो रहा है। उसने यूहेंग को उस रात के अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे जंगली सुअर का मांस और भेजा खाने के बाद उसने खुद को सुअर बनते देखा, कैसे उसकी चेतना में एक अजीब चिन्ह उभरा और कैसे उसने माउंट गुवान्युन जाकर पेड़ों पर प्रयोग किए। लियांग कुन ने पहले यह बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वह कैसे कहता कि वह सुअर बन गया है, लेकिन वह इसे राज भी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि आखिर यूहेंग ही वह व्यक्ति था जिसने उसे सुपर पावर की सही दिशा दिखाई थी। सब सुनने के बाद यूहेंग ने विस्तार से पूछा, तुम्हारी चेतना में वह चिन्ह एक स्किल कौशल को दर्शाता है। यूहेंग ने समझाया, ये तुम्हारी सुपर पावर प्रतिभा से निकला एक क्लास स्किल है। जैसा कि तुम जानते हो, इसे ब्रूटल चार्ज बाबैरक चार्ज कहा जाता है। स्किल, क्लास स्किल। लियांग कुन थोड़ा भौंचक्का रह गया। क्या तुमने ये किसी कंप्यूटर गेम से कॉपी किया है? तो क्या वह अब एक वॉरियर योद्धा था? एक कट और लेवल 999। कुछ वैसा ही समझो। यूहेंग मुस्कुराया। गेम का कॉन्सेप्ट सबसे सरल और सीधा है। इसे समझना आसान है। भविष्य का सुपर पावर सिस्टम वास्तव में ऑनलाइन गेम्स जैसा ही था। 5 प्रमुख क्षमताएं, 4 क्रम सीक्वेंसेस, 1 से 9 तक के स्तर और एक स्किल ट्री। जो भी प्राथमिक स्कूल पास कर चुका हो, वह इसे समझ जाएगा। थोड़ा सोचकर यूहेंग ने आगे
कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो सुपर पावर तुमने जागृत की है वह रेनफोर्स्ड आयरन बोन्स होनी चाहिए, जो सुपर पावर सिस्टम के तीसरे क्रम थर्ड सीक्वेंस में आती है। रेनफोर्स्ड आयरन बोन्स। लियांग कुन की आंखें चमक उठीं। सुनने में तो बहुत जबरदस्त लगता है। यू हिंग ने सिर हिलाया। भले ही इसे तीसरे दर्जे का कौशल माना जाता था, पर यह काफी शक्तिशाली था, खासकर बचाव डिफेंस के मामले में। इसकी ऊपरी सीमा कई दूसरे दर्जे की प्रतिभाओं से कम नहीं थी। लियांग कुन ने अपने होठों पर जीभ फेरी। क्या मैं भविष्य में गोलियां रोक पाऊंगा? यू हिंग ने कहा, तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। गोलियां तो दूर, जब ये स्किल ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है तो ये टैंक भेदी गोलों आर्मर पियर्सिंग शेल्स तक को झेल सकती है। हे, लियांग कुन की हंसी रुक नहीं रही थी। अभेद्य होना वाकई कमाल है। हालांकि यू हिंग ने यह नहीं बताया कि यह शक्ति ऊर्जा हथियारों एनर्जी वेपन्स के खिलाफ कमजोर थी, इसी वजह से इसे तीसरे दर्जे में रखा गया था। पर अभी लियांग कुन को खुश रहने देना ही ठीक था, क्योंकि ऊर्जा हथियार बनने में अभी बहुत समय था। अगर पेड़ को टक्कर मारना काम कर रहा है तो उसी रास्ते पर चलते रहो, यू हिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। स्किल अपनी मेहनत से ही हासिल की जा सकती है। मैं इस मामले में अभी ज्यादा मार्गदर्शन नहीं दे सकता, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। यू हिंग पिछले जन्म में एक मैकेनिक था, इसलिए वह सायोनिक या लाइफ क्लास के मुकाबले ट्रांसेंडेंट अतिमानवी क्लास के बारे में कम जानता था। जानकारी के लिए उसे जर्ग क्वीन के डेटाबेस की जरूरत थी, पर क्वीन से सौदा करना आसान नहीं था। लियांग कुन ने समझदारी में सिर हिलाया। उसे अब राहत महसूस हो रही थी। फिर उसने पूछा, वैसे वो लड़का कौन था? वह थोड़ा घमंडी था, हालांकि उसमें ताकत तो थी, पर अनुभव की कमी के कारण वह जल्दी हार गया। वह सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंट माना जा सकता है, यू हिंग ने कहा। उसने अभी हमारे स्कूल के खेल दिवस में 100 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। यू हिंग ने यह नहीं बताया कि उनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई। लियांग कुन सोच में पड़ गया। क्या मुझे भी स्पोर्ट्स में हाथ आजमाना चाहिए, जैसे UFC में फाइटिंग? रहने दो, यू हिंग ने उस पर ठंडा पानी फेर दिया। भविष्य में ट्रांसेंडेंट क्लास के लोग बढ़ते जाएंगे। सोचो खेल जगत पर इसका क्या असर होगा। लियांग कुन को एहसास हुआ कि यू हिंग सही कह रहा है, और उसने वह विचार छोड़ दिया। उसने बियर का बड़ा घूंट लिया और पूछा, यू शाओ, तुम्हें क्या लगता है भविष्य में दुनिया कैसी होगी? यू हिंग मुस्कुराया। ये सबसे अच्छा दौर भी होगा और सबसे बुरा भी। लियांग कुन गहरे सोच में डूब गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय उत्तर पश्चिम में कहीं शू जिंगचू अभी अभी विमान से उतरी थी। आसमान काला था, हवा तेज और ठंडी थी। उसने अपना कोट कसकर लपेट लिया। कुछ घंटे पहले वह ताइजियांग के आलीशान विला में थी, और अब हजारों किलोमीटर दूर। पर उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पिता उसके साथ थे। दोपहर में जब वह स्कूल से लौटी तो उसके पिता शू यूनतियान का फोन आया कि वह उसे एक चमत्कारी खजाना दिखाने ले जाना चाहते हैं। रात के खाने के बाद वे सीधे यहाँ के लिए उड़ गए। शू यूनतियान सेना की वर्दी में थे। वह लंबे, आकर्षक और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। शू जिंगचू के लिए वे हमेशा से उसके आदर्श रहे थे। वे एक बिजनेस कार में बैठकर आधे घंटे तक चले और फिर एक विशाल इमारत में दाखिल हुए। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। 3 चेक पॉइंट पार करने के बाद वे लिफ्ट से जमीन के काफी नीचे एक गुप्त बेस अंडरग्राउंड बेस में पहुंचे। वहां चारों ओर तेज रोशनी थी और इलाका अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था। हर तरफ आधुनिक मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। सफेद, ग्रे और नीली वर्दी में कर्मचारी यहाँ वहाँ व्यस्त थे। इस दृश्य को देखकर शू जिंगचू को अपने पिता की बात याद आई, तुम एक नई दुनिया देखोगी। शू यूनतियान के पीछे पीछे शू जिंगचू एक गुप्त कमरे में पहुंची। वह कमरा खाली था, वहां कोई फर्नीचर नहीं था, लेकिन उसकी 3 दीवारें हाई रिजोल्यूशन वाली लेड स्क्रीन से ढकी थीं, जिन पर एक साथ सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो चल रहे थे। इनमें से अधिकांश वीडियो विदेश के थे और कुछ चीन के थे। जिंग, शू यूनतियान ने पूछा, क्या तुम सुपर पावर्स के अस्तित्व पर विश्वास करती हो? सुपर पावर्स। इस समय शू जिंगचू का ध्यान उन वीडियो की ओर खींच गया था। किसी ने सुपरमैन की पोशाक पहन रखी थी और वह सड़क पर खड़े एक पिकअप ट्रक को दोनों हाथों से उठा रहा था। कोई बास्केटबॉल के साथ इतनी ऊंची छलांग लगा रहा था कि वह बोर्ड के ऊपर से पलट गया। कोई एक चम्मच को घूर रहा था और देखते ही देखते वह धातु का चम्मच मुड़ने लगा। किसी ने अपनी उंगली पानी के कप में डाली और कुछ ही पलों में पानी उबलने लगा और भाप निकलने लगी। एक के बाद एक दृश्य किसी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स जैसे लग रहे थे। लेकिन शू जिंगचू को पता था कि उसके पिता उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करेंगे। ये सब वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, क्या ये सब सच हैं? शू जिंगचू ने इंटरनेट पर कई जादुई और स्पेशल इफेक्ट्स वाले वीडियो देखे थे, पर यहाँ बात कुछ और थी। ज्यादातर सच हैं और कुछ की पुष्टि होना अभी बाकी है, शू यूनतियान ने कहा। तुम ये वीडियो इंटरनेट पर नहीं देख सकती, चाहे वह चीन हो या विदेश। उन्होंने हाथ हिलाया और स्क्रीन से वे सारे वीडियो गायब हो गए।
अब तीनों दीवारों पर एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था, आसमान से गिरते हुए रोशनी के गोले जो बादलों के सागर को चीर रहे थे। दृश्य अद्भुत था। शू जिंगचू स्तब्ध रह गई। जिंग जिंग, शू यूनतियान ने आह भरी, हमारी दुनिया बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। उन्होंने अपना दाहिना हाथ फैलाया और हथेली ऊपर की ओर करके शू जिंगचू के सामने रखी। तभी शू जिंगचू ने देखा कि उनके हाथ पर सफेद बर्फ की एक महीन परत जमने लगी। वह बर्फ एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचकर उनकी हथेली पर एक आकार लेने लगी। 5 मिनट बाद उनके हाथ पर एक छोटी सी बर्फ की मूर्ति तैयार थी। वह एक राजकुमारी की मूर्ति थी। एल्सा एल्सा, शू जिंगचू खुशी से उछल पड़ी, यह उसका पसंदीदा एनिमेटेड किरदार था। शू यूनतियान मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे लिए है। जिंगचू ने उसे सावधानी से पकड़ लिया। मूर्ति की ठंडक महसूस करते हुए उसने कहा, पापा, आपके पास भी सुपर पावर्स हैं। हाँ, शू यूनतियान ने शांति से अपना हाथ पीछे कर लिया। उन्हें छोड़कर कोई नहीं देख सकता था कि उनका दाहिना हाथ कांप रहा था और वह पसीने से तरबतर थे। अपनी बेटी के सामने अपनी आइडल छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 महीने तक इस मूर्ति को बनाने का अभ्यास किया था। जिंग जिंग, क्या तुम भी सुपर पावर चाहती हो? शू जिंगचू हैरान थी। क्या ये संभव है? सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक मौका है, शू यूनतियान बोले। मेरे पास जागृत करने अवेकनिंग के 3 स्थान हैं और पहला तुम्हारे लिए है। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस नए युग की लहर में पीछे छूट जाए। शुक्रिया पापा, जिंगचू ने आंखें झपकाते हुए पूछा, पर आप मम्मी को साथ क्यों नहीं लाए? ये सवाल दिल पर तीर की तरह लगा। शू यूनतियान का चेहरा थोड़ा उतर गया। तुम्हारी मम्मी, अगली बार नियमों के अनुसार बारी बारी से आना होता है। जिंगचू मुस्कुराई, पापा, मैं जानती हूँ आप मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। यूनतियान का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। पापा, मैं कैसे जागृत होऊंगी? जिंगचू ने बात बदली, मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूँ, बस गोपनीयता का ध्यान रखना। जिंगचू ने हामी भरी। उसे एक बहुत बड़े और सुरक्षित कमरे में ले जाया गया। कमरे के बीचों बीच एक धातु के मंच पर कांच के कवर के अंदर एक मुट्ठी के आकार का रोशनी का गोला तैर रहा था। यह उन अज्ञात ऊर्जा पिंडों में से एक है जो पिछले दिनों धरती पर गिरे थे, शू यूनतियान ने धीरे से कहा। हम इसे सुपर पावर का स्रोत कहते हैं। ये लोगों की शक्तियों को जागृत कर सकता है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद जिंगचू उस मंच की ओर बढ़ी। वह उस रोशनी के गोले से मात्र 1 मीटर दूर थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा कौंधा, शायद यूहेंग का। जैसे ही कांच का कवर खुला, वह रोशनी का गोला पूरी तरह से सामने आ गया। अगले ही पल वह गोला एक अदृश्य खिंचाव के साथ सीधा शू जिंगचू के सिर में समा गया। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह सफेदी छा गई और उसका दिमाग सुन्न हो गया। जिंग जिंग, बेहोश होने से पहले उसने अपने पिता की दिल दहला देने वाली चीख सुनी। उसे लगा, अरे, उसके शक्तिशाली पिता भी घबरा सकते हैं। फिर उसे कुछ होश नहीं रहा। सोमवार, यूहेंग हमेशा की तरह ताइजियांग नंबर 1 स्कूल गया। जब वह कैफेटेरिया में दोपहर का खाना खा रहा था, तो उसने कुछ सहपाठियों को यह चर्चा करते हुए सुना कि वांग जिंगहुई और शू जिंगचू आज क्लास में नहीं आए हैं। पिछले शुक्रवार को स्कूल स्पोर्ट्स मीट के बाद नए उभरते सितारे वांग जिंगहुई द्वारा सबके सामने शू जिंगचू को प्रपोज करने की खबर छात्रों के बीच फैल चुकी थी। अब दोनों का एक साथ अनुपस्थित होना लोगों की कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए काफी था। यहाँ तक कि गपशप में यूहेंग का नाम भी घसीटा जा रहा था। यूहेंग को इन बेकार की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वू दहाई, जो खुद को यूहेंग का कर्जदार मानता था, इन चर्चाओं पर नजर रखे हुए था। दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद वू दहाई ने यूहेंग के साथ स्कूल छोड़ते समय उसे एक तथाकथित चौंकाने वाला राज बताया। वांग जिंगहुई गिरफ्तार हो गया है। यूहेंग हैरान था। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर किसी को कहना मत। वू दहाई थोड़ा हिचकिचाया। स्कूल का डीन मेरा सगा चाचा है, उसने मुझे किसी को बताने से मना किया है। यूहेंग हंस पड़ा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं राज खोल दूंगा? वू दहाई ने सहजता से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। वांग जिंगहुई के बारे में वू दहाई को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्कूल इस समय काफी शर्मिंदा था। एक उभरता हुआ स्पोर्ट्स स्टार अभी चमका ही था और वह गिरफ्तार हो गया। वू दहाई ने बताया कि गिरफ्तारी का कारण शायद जानबूझकर चोट पहुंचाना, इंटेंशनल हार्म था। यूहेंग को लगा कि मामला इतना सरल नहीं है, पर वह इसकी जांच करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह शू जिंगचू को लेकर अधिक चिंतित था। घर लौटकर उसने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। कुछ सोचकर उसने उसे वेचेट पर एक मैसेज छोड़ दिया। वह जानता था कि शू जिंगचू का परिवार काफी प्रभावशाली है, इसलिए वह सुरक्षित होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अनुभवों ने यूहेंग को यह एहसास करा दिया था कि बदलाव की लहर उसके और करीब आ रही है। लियांग कुन और वांग जिंगहुई के रूप में वह पहले ही 2 सुपरह्यूमन से मिल चुका था। भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाना ही इस समय उसका सबसे जरूरी काम था।
बिना शक्तिशाली क्षमता के वह किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा। पिछले 6 महीनों से वह कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी भी एक पूर्ण 3-in-1 पावर सिस्टम बनाने से काफी दूर था। वांग जिंगहुई की गिरफ्तारी ने उसे सतर्क कर दिया था, इसलिए उसने अपनी रक्षात्मक क्षमताओं डिफेंसिव एबिलिटीज को मजबूत करने का फैसला किया। साइकिक कंट्रोल में महारत हासिल करने के बाद उसने साइकिक बैटल टेक्निक्स के एक और कौशल तारांकन साइकिक शील्ड तारांकन का अध्ययन शुरू किया। यू हिंग ने पाया कि यह कौशल उसके पिछले जन्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड जैसा ही था। जहां साइकिक शील्ड मानसिक शक्ति का उपयोग करती थी, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड यांत्रिक शक्ति से बदली गई ऊर्जा का। यू हिंग के मन में एक विचार आया, क्या वह अपनी 2 शीर्ष शक्तियों साइकिक और मैकेनिकल को मिलाकर एक नया रक्षात्मक कौशल बना सकता है। साइकिक शील्ड मानसिक और ऊर्जा हमलों के खिलाफ मजबूत थी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड भौतिक हमलों जैसे गोलियां या तीर के खिलाफ। अगर दोनों मिल जाएं तो पिछले जन्म में किसी के पास 2 सुपर पावर नहीं थी, इसलिए ऐसा मेल असंभव था। पर अब यू हिंग के पास वह मौका था। पहला कदम था साइकिक शील्ड को सक्रिय करना। इसका सिद्धांत सरल था, शरीर के अंदर और बाहर मानसिक शक्ति को संघनित करके एक ऊर्जा कवच बनाना। लेकिन इसे हकीकत में बदलना बहुत कठिन था। इसके लिए बहुत मजबूत मानसिक शक्ति और अटूट धैर्य की आवश्यकता थी। यू हिंग के पास साइकिक एनहांसमेंट जैसी शीर्ष शक्ति थी, इसलिए मानसिक शक्ति की कमी नहीं थी। लेकिन पहली बार कवच बनाना धैर्य की परीक्षा थी। जरा सी चूक और पूरी मेहनत बेकार। दिन में वह स्कूल में अपनी मानसिक शक्ति रिकवर करता और रात में घर पर कवच बनाने का अभ्यास करता। ये सिलसिला शुक्रवार रात तक चला। अंततः यू हिंग ने अपने चेतना के सागर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में साइकिक शील्ड को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया। 5 दिन और 5 रातें, यह अब तक का सबसे कठिन कौशल था जिसे उसने जागृत किया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि गैलेक्सी एरा के साइकिक मास्टर्स को इसे बनाने में अक्सर 6 महीने लग जाते थे। जैसे ही उसने राहत की सांस ली और आराम करने के लिए अंगड़ाई ली, अचानक उसका फोन बज उठा। यू हिंग थोड़ा हैरान था। उसे फोन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शू जिंगचू थी, जो पिछले लगभग 1 हफ्ते से लापता थी। शू जिंगचू। यू हिंग फोन के दूसरी तरफ से वही परिचित और मधुर आवाज आई। मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। इस दौरान घर में कुछ काम था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। यू हिंग ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। वैसे क्या तुम कल फ्री हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कोई समस्या नहीं है, यू हिंग ने कहा। ठीक है, तो मैं कल सुबह 9 बजे स्कूल के पास वाली गूमिंग मिल्क टी शॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय। फोन रखने के बाद यू हिंग को थोड़ा अजीब लगा, क्या इसे डेट माना जाना चाहिए? लेकिन उनकी बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर शू जिंगचू ने उसे अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया था? या तभी डेस्क पर रखे बेबी मॉनिटर से त्यान त्यान की आवाज आई। वह तुरंत उठकर बेडरूम में गया। इन दिनों बच्ची की भूख काफी बढ़ गई थी। यू हिंग ने वॉर्मर से दूध की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। त्यान त्यान ने बड़े मजे से दूध पिया, एक डकार ली और पापा बुदाबुदाते हुए फिर से सो गई। उसे सोता देख यू हिंग का मन सुकून से भर गया। तभी उसके दिमाग में एक मानसिक लहर कौन थी। यू हिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम जाग गई। यह जर्ग क्वीन की चेतना थी। यू हिंग को उसके संवाद करने का यह तरीका सीधे दिमाग में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वह मजबूर था। अभी के लिए, क्वीन ने जवाब दिया। लेकिन उसकी अगली बात ने यू हिंग को चौंका दिया। मैंने अभी अपनी यादों के एक हिस्से को सील किया है, मुख्य रूप से तुम्हारी लीग ऑफ स्टार्स का डेटाबेस। यू हिंग को बुरा एहसास हुआ। तुमने उसे सील क्यों किया? वह डेटाबेस अगले 1000 सालों की जानकारी का खजाना था। क्वीन ने समझाया, क्योंकि यह जानकारी अभी मुझ पर बहुत बड़ा बोझ है। जल्दी से और स्ट्रेंज आइटम्स, अजीब चीजें, अवशेष ढूंढो, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकती कि यह यादें गायब नहीं होंगी। यू हिंग समझ गया। तुम बस नए अवशेष चाहती हो, है ना? क्वीन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है, पर मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी आत्मा अभी कमजोर है, मैं इतनी यादें नहीं धो सकती। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मुझे ये हिस्सा काटना पड़ेगा। यू हिंग ने थोड़ा सोचा। मुझे पृथ्वी पर अगले 10 और 300 सालों में मिलने वाले सभी स्ट्रेंज आइटम्स की जानकारी दो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्वीन तुरंत मान गई। ठीक है, पर जो भी अवशेष तुम ढूंढोगे उसमें हमारा हिस्सा आधा 50-50 होगा। असंभव। यू हिंग लगभग उछल पड़ा। क्वीन उसे महज एक औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। काफी बहस के बाद सौदा 90-10 पर तय हुआ। यू हिंग ने उसे याद दिलाया कि वह ज्यादातर अवशेषों का उपयोग उससे जानकारी खरीदने के लिए ही करेगा, इसलिए क्वीन का ही फायदा है। क्वीन ने उसे अगले 10 सालों में मिलने वाले अवशेषों की एक बड़ी सूची भेज दी।
यूहेंग संतुष्ट था, अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा थी। क्या तुम्हें और अवशेष चाहिए? यूहेंग ने पूछा। जितने ज्यादा उतना अच्छा, क्वीन ने कहा। लेकिन अगर तुम्हें स्पिरिट बैटल तकनीक के स्तर की नई तकनीक चाहिए, तो तुम्हें कम से कम 10 अवशेष देने होंगे। सपनों में? यूहेंग हंसा। सो जाओ, सपनों में सब मिलता है। यूहेंग जानता था कि क्वीन की मांग बहुत ज्यादा है। उसने तय किया कि वह भविष्य में इस पर धीरे धीरे बात करेगा। क्वीन ने ठंडी आह भरी और फिर से गहरी नींद में चली गई। यूहेंग ने महसूस किया कि हर बार जागने पर जर्ग क्वीन का व्यवहार और अधिक मानवीय होता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह अच्छा संकेत है या बुरा। शनिवार की सुबह, ताइजियांग नंबर 1 स्कूल के पास, गूमिंग मिल्क टी शॉप। सुबह का समय होने के कारण दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कर्मचारी थोड़े सुस्त थे और बीच बीच में कोने में बैठी उस सुंदर लड़की को देख रहे थे जो शांति से अपनी मिल्क टी पी रही थी। शू जिंचू ने उनकी नजरों को महसूस किया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले एक हफ्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, वह उसे अब भी किसी सपने जैसा लग रहा था। उस दिन, अपने पिता के निर्देशानुसार, वह उस धातु के मंच के सामने खड़ी हुई जिसमें सुपर पावर का स्रोत रखा था। जैसे ही कांच का कवर खुला, वह रोशनी का गोला उड़कर सीधे उसके चेहरे की ओर लपका। जब वह होश में आई, तो उसे अपने दिमाग में एक नई रोशनी महसूस हुई। उसके पिता घबरा गए और कई डॉक्टरों से उसकी जांच कराई, पर जिंचू को लगा कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान है। वह सुपरह्यूमन बन चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में उसे बेस में कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। वहां कुल 40 स्रोत थे जिनसे सैकड़ों सुपरह्यूमन्स पैदा हुए थे, जिनमें उसके पिता भी शामिल थे। पर जिंचू का मामला सबसे अलग था। शू जिंचू ने अपने सामने बैठी 2 महिला सुरक्षा कर्मियों को देखा और एक ठंडी आह भरी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा। उसकी दाहिनी तर्जनी इंडेक्स फिंगर से एक हल्की सफेद रोशनी निकली, शांत और पवित्र। बेस के परीक्षणों ने बताया कि उसकी शक्ति हीलिंग यानी उपचार करने की है, पर जिंचू को महसूस होता था कि यह क्षमता उससे कहीं अधिक गहरी है। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। यूहेंग आ गया था। जिंचू का मूड तुरंत खिल उठा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम देर से नहीं आए, मैं ही जल्दी आ गई थी। बताओ क्या पियोगे? मेरी तरफ से पार्टी। कल फोन चालू करते ही जिंचू ने कई मैसेज देखे थे। उसने सबको जवाब दिया, पर यूहेंग को सबसे अंत के लिए बचा कर रखा और उसे आज मिलने बुलाया। उसे खुद नहीं पता था कि उसने एक लड़के को मिलने के लिए पहल क्यों की। शायद वह बस किसी से बात करना चाहती थी। मैं खुद ऑर्डर कर लूंगा, यूहेंग ने विलोड्यू मंगवाए और जिंचू के सामने बैठ गया। अचानक यूहेंग ठिठक गया। आज जिंचू ने एक सफेद फूलों वाली साधारण ड्रेस पहनी थी। बिना मेकअप के उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी, जो उसे और भी परिपक्व और सुंदर बना रही थी। पर यूहेंग की हैरानी का कारण यह नहीं था। उसने जिंचू के शरीर से निकल रही एक बहुत ही जानी पहचानी सुपर पावर लहर को महसूस किया। यूहेंग ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति तारांकन ट्रू आई तारांकन को सक्रिय किया। ये वह शक्ति थी जो उसे उस मिंगे डायनेस्टी के पेपरवेट से मिली थी। उसकी आंखों की पुतलियों में तारों जैसी चमक कौंधी और उसके सामने बैठी शू जिंचू का रूप बदल गया। यूहेंग की दृष्टि में एक विशेष प्रतीक एम्ब्लम उभरा, तारांकन ट्विन स्नैक विंग्स कैप्टर, तारांकन ट्विन स्नेक विंग्स सेप्टर। एक सुनहरे राजदन के चारों ओर 2 सांप लिपटे थे और किनारे से सफेद फरिश्ते के पंख निकल रहे थे। उसके बीच में लगा लाल रत्न चमक रहा था। तारांकन लाइफ कमेंडेशन। तारांकन ये प्रतीक जीवन ऊर्जा की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। यूहेंग सन रह गया। सिर्फ एक हफ्ते में जिंचू न केवल एक सुपरह्यूमन बनी थी, बल्कि उसने तारांकन प्रथम श्रेणी फर्स्ट ऑर्डर तारांकन की शक्ति जागृत कर ली थी। पर असली सदमा कुछ और था। पिछले जन्म में यूहेंग की एक प्रेमिका और युद्ध साथी थी, जिसकी शक्ति और प्रतीक बिल्कुल यही था। उन दोनों का प्यार युद्ध की आग में पनपा था और अंत में एक धमाके के साथ खत्म हो गया था। लाइफ कमेंडेशन, क्या तुम्हें वह प्यार याद है? पुरानी यादों का सैलाब यूहेंग के दिमाग में उमड़ पड़ा। वह शब्द खो बैठा और बस जिंचू को एकटक घूरता रहा। शू जिंचू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यूहेंग की नजरें उसके गले के बीचों बीच बने उस अदृश्य प्रतीक पर टिकी थी, जिसे केवल वह देख सकता था। प्राचीन चाय एंशिएंट टी में आपका स्वागत है। दुकानदार की आवाज से यूहेंग का ध्यान टूटा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया था। जिंचू का चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था, पर वह नाराज नहीं थी, बस घबराई हुई थी। क्लास मॉनिटर। तभी पास से एक लड़की की आवाज आई। शू जिंचू की सहपाठी ने उन दोनों को साथ देख लिया था। 2 लड़कियां उन दोनों को घूर रही थीं और उनकी आंखों में गपशप गॉसिप की चमक थी। ये वाकई बड़ी खबर थी। पतझड़ का मौसम अपने चरम पर था। सड़क किनारे लगे सिकमोर के पेड़ों ने अपनी गर्मियों की हरियाली खो दी थी और अब सुनहरे पत्तों ने फुटपाथ को पूरी तरह ढक दिया था।
यूहेंग और शू जिंगचू ताइजियांग नंबर 1 स्कूल के पीछे वाली इस लंबी सड़क पर साथ साथ टहल रहे थे। यह इलाका थोड़ा सुनसान था, इसलिए सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। बस एक काली रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थी। मिल्क टी शॉप से निकलने के बाद यूहेंग का अशांत मन अब शांत हो चुका था। सच तो ये था कि शू जिंगचू का रूप रंग और स्वभाव उसकी पिछली प्रेमिका से बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि दोनों की सुपर टैलेंट एक जैसी थी और शायद इसी कारण यूहेंग का मन डोल गया था। पर यूहेंग को स्वीकार करना पड़ा कि वह काफी समय से इस खूबसूरत लड़की की ओर आकर्षित था। ये पिछले जन्म की बात नहीं थी, बल्कि इसी जीवन का भाग्य था। हालांकि यूहेंग ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और न ही कोई इजहार किया। वह कोई जोश से भरा किशोर नहीं था, वह भावनाओं से ऊपर तर्क को रखता था। भविष्य के लिए उसने सब नियति पर छोड़ दिया। शू जिंगचू, जो यूहेंग के साथ चल रही थी, अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए थी। उसकी कांपती हुई पलकें बता रही थीं कि उसका दिल उतना शांत नहीं है जितना वह देख रही थी। यूहेंग के प्रति उसके मन में भी गहरी भावनाएं थीं। शू जिंगचू को हमेशा लगता था कि उसके पिता शू युनतियान से बेहतर कोई पुरुष नहीं हो सकता, पर यूहेंग से मिलने के बाद उसकी यह सोच बदल गई थी। उसे यूहेंग में अपने पिता जैसी ही दृढ़ता और गहराई नजर आती थी। चलते चलते दोनों एक साथ रुके। शू जिंगचू का चेहरा फिर से लाल हो गया। इस बार उसने नजरें चुराने के बजाय साहस जुटाकर यूहेंग की आंखों में देखा। यूहेंग मुस्कुराया और उसका छोटा सा हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। पां तारांकन। तभी अचानक एक कार का हॉर्न गूंजा। शू जिंगचू ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। यूहेंग की उंगलियां बस उसकी हथेली को छूकर रह गईं, जिससे उसे एक अजीब सा सुखद एहसास हुआ। मुझे अब वापस जाना होगा, लड़की ने धीरे से कहा। यूहेंग ने सिर हिलाया। मंडे को मिलते हैं। रोल्स रॉयस की अगली सीट पर बैठी महिला सुरक्षाकर्मी ने यह नज़ारा देखा और मुस्कुराकर आह भरी, जवान होना भी क्या चीज़ है। उसने अपने साथी ड्राइवर की ओर देखा जिसने जानबूझकर हॉर्न बजाया था ताकि वे हाथ न पकड़ सकें। ड्राइवर ने सपाट आवाज में कहा, मेरी तनख्वाह प्रेसिडेंट देते हैं, मिस के पिता। शू जिंगचू कार में बैठ गई। कार चलने से पहले महिला सुरक्षाकर्मी ने यूहेंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, जैसे कह रही हो हिम्मत तो है तुम में। यूहेंग समझ गया कि वह महिला भी एक सुपरह्यूमन है और शायद सेना से है। रोल्स रॉयस के जाने के बाद यूहेंग एक बुक स्टोर गया और कुछ किताबें लेकर घर लौटा। पापा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, आंगन में खेल रही त्यान दौड़कर आए और उसके पैर पकड़ लिए। उसका कुत्ता फोमिंग पेस्ट भी पूंछ हिलाते हुए पीछे पीछे आया। यूहेंग ने बच्ची को गोद में उठा लिया। पापा, कीड़े। त्यान ने लिविंग रूम की ओर इशारा किया। वहाँ बहुत सारे कीड़े हैं। यूहेंग उसे लेकर अंदर गया तो देखा कि कॉफी टेबल पर एक प्लास्टिक का लंच बॉक्स रखा है, जिसमें ढेरों भरिंग बीटल्स यानी बड़े काले कीड़े भरे हुए थे। यू शाओ, तुम आ गए। लियांग कुन रसोई से बाहर निकला। वह एप्रन पहने हुए था और सू शियाओवन की खाना बनाने में मदद कर रहा था। मैं तुम्हारे कहे अनुसार कीड़े ले आया हूँ, देख लो, अगर कम हो तो और ले आऊंगा। लियांग कुन रोजाना पहाड़ों में पेड़ों को टक्कर मारने का अभ्यास करता था, इसलिए यूहेंग ने उसे अपने मैकेनिकल बीटल्स बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने का काम सौंप दिया था। यूहेंग ने बॉक्स खोला और एक काला भरिंग बाहर निकाला। बॉक्स में 2 तरह के भरिंग थे, काले और सुनहरे हरे। काले वाले काफी बड़े और सख्त थे। यूहेंग काफी संतुष्ट था। ये दर्जन भर कीड़े उसकी मैकेनिकल बीटल्स की एक छोटी सेना बनाने के लिए काफी थे। बेसमेंट, मशीनरी वर्कशॉप। यूहेंग वर्कबेंच के सामने बैठा था और अपना पूरा ध्यान अपने हाथों में मौजूद मैकेनिकल बीटल को तैयार करने पर केंद्रित कर रहा था। इस बीटल को लियांग कुन ने पकड़ा था। यूहेंग ने इसके आंतरिक जैविक ऊतकों बायोलॉजिकल टिश्यूज को पूरी तरह साफ कर दिया था, जिससे अब केवल इसका सख्त बाहरी खोल, शेल, पंजे और पंख ही बचे थे। यूहेंग के हाथों में सूक्ष्म पुर्जे तेजी से जुड़ रहे थे। एक ऐसा मैकेनिकल बीटल जो जीव विज्ञान और मशीनरी की सुंदरता का अद्भुत मेल था, धीरे धीरे आकार ले रहा था। घड़ियों जैसे सूक्ष्म पुर्जों के अलावा यूहेंग ने इसके भीतर छोटी लिथियम बैटरी, सेंसर, डेटा चिप्स और कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी फिट किए थे। ये सभी पुर्जे ऑनलाइन मंगवाए गए थे ताकि बीटल की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। इन उपकरणों के लगने के बाद बीटल का शरीर थोड़ा भारी तो हो गया था, लेकिन अब ये केवल एक खिलौना नहीं रह गया था। पिछले जन्म में यूहेंग ने जर्ग युद्ध टैंकों से लेकर उत्परिवर्तित भरिंगों तक सैकड़ों मशीनें बनाई थीं, जिन्हें वह अपनी सुपर पावर से जीवन देता था। अब भले ही यह बीटल उसके पिछले जन्म के आविष्कारों जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन इसे पूरा करते ही यूहेंग ने अपनी यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल स्ट्रेंथ में एक हल्की वृद्धि महसूस की। वह अपने अगले स्तर के बहुत करीब था। उसने बीटल में थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल प्रवाहित की। बीटल की सूक्ष्म लेड लाइटें जल उठीं, गियर घूमने लगे और उसके पंख फैल गए। यूहेंग ने अपने फोन से डेटा लिंक स्थापित किया और देखते ही देखते ये छोटा सा जासूस हवा में उड़ने लगा।
यूहिंग ने फोन से नियंत्रित करते हुए बीटल को सीढ़ियों से ऊपर लिविंग रूम में भेजा। ये बीटल बहुत अच्छे जासूस होते हैं, ये दरारों में छिप सकते हैं और दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं। लिविंग रूम में उसने देखा कि त्यान त्यान फर्श पर बैठी फोमिंग पेस्ट कुत्ते को पढ़ना सिखा रही थी। वह उसे कार्ड दिखा रही थी और बेचारा कुत्ता अपनी कुत्ता जिंदगी पर शक करते हुए उसे हैरानी से देख रहा था। अचानक त्यान त्यान की नजर उड़ते हुए बीटल पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उसे देखा और अचानक पूछा, पापा। उसकी नजरें सीधे बेसमेंट में बैठे यूहिंग की नजरों से टकराईं। घबराकर यूहिंग ने बीटल को वापस बुला लिया। जैसे ही बीटल वर्कबेंच पर उतरा, उसने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी। नन्ही त्यान त्यान भागती हुई नीचे आ रही थी। वह भी 1 साल की भी नहीं थी, पर उसकी सुपर पावर के कारण वह दौड़ सकती थी और सीढ़ियां चढ़ उतर सकती थी। पापा, उसने जिद की, मुझे कीड़ा बग चाहिए। यूहिंग ने उसे चूमा और वादा निभाया। उसने एक दूसरा सुनहरा हरा बीटल तैयार किया। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं थी, यह विशुद्ध रूप से यांत्रिक था और उड़ सकता था। इससे खेलो, पर इसे मुंह में मत डालना, उसने प्यार से समझाया। त्यान त्यान खिलौना पाकर खुश हो गई और दौड़कर ऊपर लिविंग रूम में चली गई। यूहिंग ने सिर हिलाया, वह किस राक्षस को पाल रहा था। वह जानता था कि अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। ऊपर लिविंग रूम में त्यान त्यान अपने बीटल के साथ खेल रही थी। उसने उसे मेज पर रखा, फिर कुत्ते के सिर पर वह उड़ नहीं रहा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने अपना नन्हा हाथ हिलाया और बीटल बिना पंख फड़फड़ाए एक अदृश्य शक्ति से हवा में उड़ गया। फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया। उसकी उंगली से नीली बैंगनी बिजली इलेक्ट्रिक करंट की एक हल्की लहर निकली और बीटल के चारों ओर लिपट गई। छी, वह सुनहरा बीटल अब तेजी से कमरे में इधर उधर उड़ने लगा। कीड़ा कीड़ा, त्यान त्यान तालियां बजाकर हंसने लगी। पास बैठा फोमिंग पेस्ट हवा में चक्कर काटते बीटल को देख देख कर चकरा गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।